जय भारत, जय मध्य प्रदेश। माननीय सभापति महोदय, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वर्ष 2023-24 के आय व्यय पत्रक पर सामान्य चर्चा हो रही है और इससे संबंधित बुकलेट मिला करती थी। पिछली बार भी मैंने इस बात को उठाई थी और अभी फिर मैं बोल रहा हूं कि हम कहां से ये आंकड़े जुटाएंगे, जहां से जो भी हमसे जो आंकड़े जो जुट पाए वो हमने जुटाए हैं, लेकिन पहले इसकी बुकलेट मिलती थी, अब बुकलेट नहीं मिली है। माननीय सभापति महोदय, मैंने ये राज्यपाल जी का अभिभाषण जो लगभग 32 पेज का 55 पेरा का है और जगदीश देवड़ा जी जो वित्त मंत्री जी है, आपका भाषण मैंने जो 51 पेज का है और 204 पेरा का है, मैंने दोनों बुकों को मैंने जो पढ़ी है, लेकिन आय व्यय पत्रक जो होना चाहिए वो नहीं है, ये होना चाहिए जिससे कि हम लोग और जानकारी जुटा सके। माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपको कहना और बताना चाहता हूं कि आपने जो बजट जो पेश किया, इस बजट से मध्य प्रदेश की जनता को गहरी निराशा हाथ लगी है। जिस दिन बजट आया उसी दिन एलपीजी गैस के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए और एक तरफ सरकार का जो लेना बकाया जो बाकी है वो आप वसूल नहीं कर पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जो जीएसटी की प्रतिपूर्ति जो राशि है वो लगभग हजारों करोड़ रुपए की हमारी रुकी हुई है, उस राशि को ले नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है मध्य प्रदेश की जनता को आप कुछ अपने बजट से राहत दे नहीं पा रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल विनियोग की जो राशि है वो 3,14,025 करोड़ रुपए की राशि है, लेकिन कर्ज जो मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर जो थोप दिया है वो मैं उजागर करना चाहता हूं। 31 मार्च 2023 तक जो कर्ज जो हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार का, शिवराज सिंह जी का और वित्त मंत्री जी का, वो लगभग 3.31 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा। हर एक व्यक्ति के हिस्से में आपका दिया हुआ जो कर्ज जो है वो लगभग 41,000 रुपए का कर्ज हो जाएगा। और माननीय सभापति महोदय, अभी आपने सालाना खर्च जो इसमें 12% जो बजट में जो जोड़ा है, ये पैसा आप कहां से जुटाओगे, ये धन आप कहां से जुटाओगे? लगभग 55,000 करोड़ रुपए होगा और वो 55,000 करोड़ भी आप कर्ज लेंगे। जब तक अपनी विधानसभा के चुनाव आएंगे नवंबर-दिसंबर तक माननीय सभापति महोदय, तब तक मध्य प्रदेश की सरकार का हमारे पे दिया हुआ जो कर्ज जो है वो 3.85 लाख करोड़ हो जाएगा और ये 7,000 पर हेड जो और कर्ज बढ़ जाएगा। जो 41,000 रुपए जो पर हेड कर्ज था वो नवंबर-दिसंबर इस वर्ष के वो बढ़कर 48,000 रुपए कर्ज हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, वो कहावत इन पे चरितार्थ होती है सरकार के ऊपर कि उधार लेकर ऋण लेकर घी पीने वाली कहावत आप पे चरितार्थ होती है। आप लगभग 48,000 कर्ज हर एक व्यक्ति पे थोपने वाले हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये 2003 की सरकार का उदाहरण देते हैं, हमारी 15 महीने की सरकार का उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी और आप जो देते हैं। माननीय सभापति महोदय, एक महीने में 5 बार कर्ज इन्होंने लिया है। ये जो फरवरी माह अभी गया है 14,000 करोड़ का कर्ज इस सरकार ने लिया है और वो 14,000 करोड़ 5 बार में लिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और अब जो मध्य प्रदेश को जो आपने कर्ज में जो डुबा दिया है, माननीय सभापति महोदय, दुख के साथ कहना पड़ता है, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के पैरा 40 में यह है कि हमारी जो राशि जो हमको जो कर राजस्व विभागों में जो राशि मिलती थी वो 4,301 करोड़, वो अभी तक आपने पिछले 2 साल से वर्ष 2021, 22, 23 की अभी तक 4,301 करोड़ रुपए की राशि लीनी है। दूसरा माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि ये मेरा प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक 243 1/3/2023 को, इसमें ये उत्तर आया है। मैंने पूछा था सरकार से कि जीएसटी की प्रतिपूर्ति राशि जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो केंद्र से कितना लेना है, उसमें उत्तर में आपने जवाब दिया है 4,190 करोड़ रुपए लेना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़ा और वो आंकड़ा दोनों मिला के ये लगभग जो हो जाता है करीब 8,491 करोड़ रुपए, ये हमारा लेना बकाया है।
और अगर ये हम ले लेते तो मध्य प्रदेश की जनता को राहत मिलती। दूसरा, आपको 5-5 बार एक महीने में कर्ज नहीं लेना पड़ता। तो आप माननीय वित्त मंत्री जी और पूरी सरकार इस बात को सुने कि आप ऐसा क्यों करते हो, मध्य प्रदेश को पूरी तरह से कर्ज में क्यों धकेल रहे हो, कर्ज में क्यों डुबा रहे हो। माननीय सभापति महोदय, ये बजट भाषण की कंडिका 192 में राजकोषीय घाटा लगभग 3 साल पहले 47,000 3 साल पहले जो 33,000 करोड़ था वो अभी 47,339 करोड़ रुपए हो गया है। 3 साल में 14,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा आपने और कर दिया है। आपके ही बजट भाषण की कंडिका 191 में आपने जो बताया है माननीय वित्त मंत्री जी, मैं और सदन और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को जानना चाहती है कि केंद्रीय करों के हिस्सों के रूप में 10,636 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होने का अनुमान है। लेकिन मैंने आंकड़े जुटाए माननीय सभापति महोदय, ये असत्य है। और आपने ये आंकड़े कहां से जुटाए हैं? मैंने वार्षिक वित्त विवरण में ये पढ़ा है कि केंद्रीय सहायता एवं अनुदान में बजट अनुमान से लगभग 800 करोड़ रुपए की कमी आई है। जब हमारी राशि लेना है उसमें भी कमी आई है। तो आपने जो 10,000 करोड़ का जो आंकड़ा जो दिया है वो आपने कहां से दिया है? और जब आप बोले तो इस बात को स्पष्ट करें। माननीय सभापति महोदय, जब वित्त मंत्री जी अपनी बात को रखते हैं और बोलते हैं तो ये संसदीय कार्य मंत्री जी सामने बैठे हैं, ये इनको बोलने नहीं देते हैं। पिछली बार का भी हमें ध्यान है कि इनसे जल्दी वाइंड अप कराया था और उनको बोलने नहीं दिया था। लेकिन हमारा ये जानने का हक और अधिकार है माननीय अध्यक्ष महोदय। एक दूसरी तरफ आप जो सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय, आपने वर्ष 21-22 में 137 करोड़ रुपए, 22-23 में 500 करोड़ और अभी जो बजट में अनुमान है कि इस साल जो संपत्तियों को बेचेंगे वो भी लगभग 500 करोड़ रुपए की संपत्तियां बेचेंगे। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और देश को सींचा है, उसका नवनिर्माण और विकास किया है, उसको खड़ा किया है और आप उन संस्थाओं को और उन परिसंपत्तियों को आप बेचते जा रहे हो। माननीय वित्त मंत्री जी, आपने अभी तक अपने खुद के इनकम ऑफशोर सरकार ने क्यों नहीं बनाया है, ये हमारा आपके ऊपर आरोप है। आप और आपकी सरकार ये बजट बनाने में और सरकार चलाने में पूरी तरह से फेल्योर है। 2003 की बात करते हैं, 26,000 करोड़ कर्ज था और आज लगभग आपका 31 मार्च तक मैंने जो बताया है कि 3.31 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा। तो माननीय वित्त मंत्री जी, आपने इनकम ऑफशोर मध्य प्रदेश का और सरकार का क्यों नहीं बनाया है? माननीय सभापति महोदय, शराब व्यवसायियों से कितनी साठगांठ करेंगे, मैं इसका खुलासा करना चाहता हूं। जहां से इनकम जो सरकारी खजाने में जो आना चाहिए, सरकार का जो इस सरकार की जो इनकम आना चाहिए, शुल्क आना चाहिए, टैक्स जो आना चाहिए, माननीय सभापति महोदय, राज्य उत्पादन शुल्क 0039 के मत क्रमांक 103 में माल्ट लीकर से वर्ष 2021-22 में 1,009 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी और यही 22-23 में माननीय सभापति महोदय 1120 करोड़ रुपए मिलना था। लेकिन वो 1120 करोड़ के अगेंस्ट मात्र 25 करोड़ रुपए आपने वसूली है। वो राशि आपने क्यों नहीं वसूली? और इस वर्ष के बजट अनुमान में शून्य कर दी माननीय सभापति महोदय। जहां 1,000 करोड़ रुपए जो मिलते थे उसको आपने शून्य कर दी है। कर्ज लेने का सीधा एक रास्ता और तरीका सरकार को मिल गया है। इस कारण से ये राजस्व कर नहीं वसूल पा रही है। शराब माफियाओं से और निर्माताओं से बड़ी सरकार की आपकी जो साठगांठ है, ये मेरा आरोप है और आप जब बोले तो इसका आप हिसाब दे। माननीय सभापति महोदय, बात यही समाप्त नहीं होती। मैं मत क्रमांक बता रहा हूं, मद संख्या 9724 बियर न्यूनतम प्रत्याभूति ड्यूटी में विगत वर्ष 1726 करोड़ रुपए की आय हुई थी और यह इस वर्ष केवल 1325 करोड़ रुपए हो गई और अभी अब तक भी 401 करोड़ रुपए आपने नहीं राशि वसूली है। इसलिए मेरा यह आरोप है कि आप इनके साथ कितनी साठगांठ करेंगे। फिर मद संख्या 9725 विदेशी मदिरा प्रत्याभूति ड्यूटी में 400 करोड़ रुपए का 400 करोड़ रुपए अनुमान से कम प्राप्त हुए, ये भी आपके ऊपर आरोप लगता है। मद संख्या 1005 विदेशी मदिरा दुकानों की लाइसेंस की फीस
470 करोड़ रुपए थी। अभी तक माननीय सभापति महोदय 140 करोड़ रुपए अभी भी आपने प्राप्त नहीं किए हैं। बात यही समाप्त नहीं होती है। वाहनों से संबंधित वाहन कर 0041 के अंतर्गत मत क्रमांक 0873 भारी वाहनों पर त्रैमासिक कर 600 करोड़ रुपए वसूलना था। 600 करोड़ रुपए बनते हैं, उसके अगेंस्ट अभी मात्र आपने 215 करोड़ रुपए ही वसूले। मेरा प्रश्न था माननीय सभापति महोदय, उसमें उत्तर आया है। प्रश्न क्रमांक 247 2/3/2023 के अनुसार इंदौर संभाग में इस मद में 143 करोड़ रुपए की राशि वसूलना शेष है। मेरा कहना और चिंता माननीय सभापति महोदय यह है कि एक तरफ तो आप कर्ज ले रहे हो, क्या ये जितनी राशि हजारों करोड़ रुपए मैंने जो बताई है, क्या हमको इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सरकार कर्ज लेती है, क्या हमको ये जो राशि हमारी जो रुकी हुई है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो राशि हमें मिलेगी? ये मेरा आपसे आग्रह है माननीय सभापति, माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 21-22 में लगभग 5000 करोड़ रुपए सीमा शुल्क हमको प्राप्त हुआ था। मेरी कहीं भी बात अगर असत्य हो तो जो सजा आप दे उसको भुगतने के लिए, उसको मानने के लिए मैं तैयार हूं। 5000 करोड़ रुपए 21-22 में हमको सीमा शुल्क मिली थी माननीय सभापति महोदय, वही घट के 22-23 में 2000 करोड़ हो गई, 3000 करोड़ का हमारा नुकसान हो गया। और इस साल जो ये मैंने जो आंकड़े आपको बता रहा हूं, ये मत संख्या 0037 से मैंने ली है, वार्षिक वित्त विवरण से मैंने ये जानकारी ली है, लगभग 3000 करोड़ रुपए का। और माननीय सभापति महोदय, सेवा कर जिससे वर्ष 21-22 में 862 करोड़ रुपए हमें राजस्व प्राप्त हुआ था, 22-23 में केवल वो 32 करोड़ हो गया है। और इस वर्ष के बजट अनुमान 23-24 में केवल 16 करोड़, कहां 832 करोड़ और कहां 16 करोड़ और कहां 5 करोड़ और कहां 5000 करोड़ और कहां 2000 करोड़। तो जो टैक्स, जो पैसा, जो राजस्व कर जो लेना चाहिए माननीय सभापति महोदय, आप ले नहीं पाए और सिर्फ उधार लेने का आपने रास्ता जो चुन लिया है। मध्य प्रदेश की जनता के सरकारी खजाने को चूना लगाने का काम आप और आपकी सरकार कर रही है। इसी तरह वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्कों के तहत वर्ष 21-22 में 125 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। 22-23 में पुनरीक्षित अनुमान में केवल 2 करोड़ रुपए हो गए। कहां 125 करोड़ रुपए और कहां 2 करोड़ रुपए। माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी, आप बजट बनाते हो या बनकर आता है, उसको ढंग से पढ़ते भी हो, उसको देखते भी हो, उसको समझते भी हो। ये जितना मैं जो आपको बता रहा हूं, मैंने ये सारे दस्तावेज जो बजट से संबंधित दस्तावेज है उनसे मैंने आंकड़े लिए हैं। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ राज्यपाल जी अपने अभिभाषण में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 से प्रदेश में 15 लाख करोड़ का निवेश आएगा, ये बात कहते हैं। मैं इसको भी स्पष्ट करना चाहता हूं, 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की जो आप बात करते हो, और जहां दूसरी तरफ इनका फेल्योर बताना चाहता हूं कि वहीं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की मत संख्या 21-23, जिसमें निवेश प्रोत्साहन योजना का बजट घट रहा है। 21-22 में 1587 करोड़ था, 22-23 में 1426 करोड़ हो गया, 23-24 में 1250 करोड़ रुपए हो गए। इस तरह से माननीय सभापति महोदय, 21-22 से लगाकर अभी तक 337 करोड़ रुपए का आपका निवेश, आपकी जो निवेश प्रोत्साहन विभाग की जो योजना है, 337 करोड़ रुपए का बजट आपका ये कम हो गया है। आपको अपने ही दावों पर विश्वास नहीं है तो किस तरह से यहाँ पर निवेश आएंगे और उसके बाद बड़े बड़े उद्योगों को लाने के लिए आप लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च करते हो। माननीय वित्त मंत्री जी, ये भी आपका फेल्योर है। जनजाति कार्य विभाग के लिए माननीय सभापति महोदय, जो परिसंपत्तियों के लिए जो आपकी मत संख्या 9545 के तहत विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 203 करोड़ रुपए खर्च करते हो, लेकिन वहीं 9604 के आदिवासी युवाओं के रोजगार के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 203 करोड़ और युवाओं को रोजगार के लिए मात्र 60 करोड़। वही माननीय सभापति महोदय, 300 ये जो आवास सहायता पर जो एसटी के जो स्टूडेंट्स होते, आवास सहायता पर विगत वर्ष 307 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन इस बार जो है उसको 200 करोड़ रुपए कर दिए। जो विविध विकास से संबंधित
संबंधित अनुच्छेद 275 एक्ट के पिछले वर्ष में 311 करोड़ रुपए आपने व्यय किए थे, लेकिन इस बार जो उसके लिए आपने मात्र जो है 150 करोड़ रुपए ही कर दिए। ऐसे ही एससी के छात्रों के लिए भी 49 करोड़ परिसंपत्तियों के संधारण के लिए, लेकिन उनको रोजगार देने से संबंधित केवल 40 करोड़ रुपए। ऐसे ही 177 करोड़ रुपए जो आवास सहायता के लिए एससी के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उनको रोजगार इस साल जो है 103 करोड़ रुपए कर दिए। माननीय सभापति महोदय, विविध विकास के कार्यों के लिए भी पिछली बार 61 करोड़ रुपए थे और अब 30 करोड़ रुपए कर दिए। तो हर जगह एसटी एससी से संबंधित भी बजट को या जिन वर्गों के लिए, जिन क्षेत्रों के लिए आपने जो प्रोविजन किया था वो वहां वो खर्च नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात यहीं समाप्त नहीं होती। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए विगत वर्ष 350 करोड़ रुपए आपने व्यय किए थे और इस साल केवल 66 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारा इस सरकार के ऊपर जो सरकार जो फेल हो रही है उसका मैंने आपको तथ्यात्मक मैं दस्तावेज के जो मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो मैंने आपको वो मैंने आपके सामने रखे हैं। माननीय सभापति महोदय, कई मदों में सरकार ने बजट को कम कर दिया, कट कर दिया, उसको काटा गया है। ऐसे युवाओं को रोजगार देने के लिए जो अनुदान दिया जाता था वो अनुदान भी बंद कर दिया गया है। कमलनाथ जी की सरकार ने 70% जो उद्योग आएंगे मध्य प्रदेश में, तो 70% जो मध्य प्रदेश के युवाओं को लगाने का सुनिश्चित किया था उसको भी सरकार ने बंद कर दिया। हमने जो लगभग माननीय सभापति महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये है, व्यवस्था का प्रश्न है मेरा। संसदीय कार्य मंत्री भी बैठे हैं, बजट चालू हो गया है, बजट चालू, रूल क्या है, नियम क्या है, कौन से नियम के अंदर पॉइंट बिना व्यवस्था का प्रश्न उठा रही हूँ, नहीं बता पाएंगी सभापति, व्यवस्था इनको मालूम नहीं है कहाँ बैठे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पेशे डॉक्टर बता दे तो मान जाएंगे इनको। डॉक्टर ना माननीय अध्यक्ष में आप चीरफाड़ करो तो मैं आपको आसन ने जो जवाब दे दो तो मान जाए, वहीं आके पैरों छूंगा, वहीं आके आप सर्जरी करो तो मैं मान जाऊं, आप सर्जरी करो तो मैं मान जाऊं, राजनीतिक सर्जरी नहीं, वैसे वाली सर्जरी डॉक्टरी। व्यवस्था का प्रश्न है माननीय सभापति महोदय, बजट चालू हो गया, चर्चा चालू हो गई, शासकीय प्रतिवेदन इस पे भी आ गया। शासकीय प्रतिवेदन जहां तक मेरी जानकारी है सिर्फ एक ही विभाग का रखा है, शासकीय प्रतिवेदन नहीं आया। अगर शासकीय प्रतिवेदन नहीं आया तो सम्मानित सदस्य क्या किस बात की चर्चा करेंगे? शासकीय प्रतिवेदन सभापति, ये अभी आम बजट पर चर्चा चल रही है, विभागों के प्रतिवेदन, विभागों की चर्चा ये कार्यसूची में आ गया ना। हाँ, मैं मान रहा हूँ कार्यसूची में आ गया। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि आज आम बजट पर चर्चा है। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी बात बोल दूं मैं, पूरी बात बोल दूं मैं। आज आम बजट पर चर्चा है, जब विभागों की चर्चा होगी तब तक ये प्रतिवेदन सभी पहुंच जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति एक सेकंड पे ही चर्चा है। आज ही कार्यसूची जो आज की है इसमें विभागवार ये छपा है। अगर विभागवार छपा है तो प्रशासकीय प्रतिवेदन इसके पहले आना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं बोलूं, प्रशासकीय प्रतिवेदन आ चुके हैं और यदि कोई नहीं भी आया होगा, कोई स्पेशल अगर आपको जानकारी में होगा तो आप बता दीजिए, वो भी पहुंचा दिया जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी में प्रतिवेदन आ चुके हैं। सभापति जी, केवल महिला बाल विकास के अलावा कोई प्रतिवेदन नहीं आए, आपको जानकारी अधिकारियों या विभाग असत्य दी गई है। मैं यही कहूंगी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि प्रतिवेदन आप दिखवा लो नहीं अभी सामान्य बजट पे चर्चा के आप उसमें चर्चा के पहले आ जाएंगे। ठीक आ जाएगा। आपने करवाया है, जो नहीं पहुंचा वो पहुंच जाएगा। बाला बच्चन जी। माननीय सभापति जी, किसान कर्ज माफी के लिए सरकार ने कोई बजट में प्रोविजन नहीं किया है। मैं आपको सिर्फ इतना सा निवेदन कर रहा हूं, जो आज की कार्यसूची में छपे, जैसा मेरी बहन ने उल्लेख किया है, वो सारे वर्तमान समय में भी टेबल पे हैं। वो चाहे तो यहाँ से ले सकती है, यहाँ से ले सकती है और वहां भी पहुंचे, यहाँ से ले ले, वो वहां से ले ले, वो पहुंच गया उनके पास। देखो माननीय सभापति महोदय, हम वहीं से आ रहे हैं, बात सम्मानित सदस्य भी आ रहे हैं, यहाँ से ले रखा है। नहीं
कि छपे हुए हमारा अधिकार है कि आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा, खाने के निवेदन कर रहा हूँ बहन, निवेदन कर रहा हूँ कि ले लो यहाँ से, मैं आगे दे देता हूँ आपको। विधायक सारे बोल रहे ना, मेरे मैं अकेले सारे ले ले और वहां भी पहुंच गए, मेरे अकेले का वहां कुछ नहीं पहुंचे, है। आप आइए, इधर पीछे से गए वो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, यह नियम प्रक्रिया कायदे कानून की बात है। माननीय सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री का ये कहना मैं नियम कायदे कानून की बात है कि हर सदस्य का अपना अपना वहां खाना है, उसके अंदर हो जाए, मेरी अकेली की विडंबना नहीं है। ये सभी सम्मानित सदस्य बोल रहे हैं कि हमको बोलना है तो हम किस आधार पर बोलें, सभी की बात में। वाणी माला बच्चन जी। माननीय सभापति जी, कर्ज माफी का इस सरकार ने बजट में कोई उल्लेख नहीं किया है, कोई प्रोविजन नहीं किया है। कमलनाथ जी की सरकार ने, हम लोगों की सरकार ने लगभग मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों के 11,500 करोड़ कर्ज माफ किए थे, लेकिन इस सरकार ने कोई कर्ज माफी का प्रोविजन बजट में नहीं रखा है। बात यही समाप्त नहीं होती है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के जो एलपीजी गैस के बढ़े हुए दाम पूरे प्रदेश की जनता को संकट में डाल दिया है, और जिस दिन बजट आया उसी दिन 50 रुपए बढ़ा है, ऐसा जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है। मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार से ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि अभी जो खूब जबरदस्त ओला और वृष्टि प्रदेश में हुई है और खूब आंधी और तूफान से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, मैं खुद भी अपनी राजपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़वानी जिले के कई गांवों में घुमा था, कई खेतों में मैं गया था। हमारे इधर अभी रबी के समय में भी मक्का की खूब फसल बोई जाती है और मक्का का नुकसान हुआ है, गेहूं का नुकसान हुआ है, सब्जियों का नुकसान हुआ है, तो तत्काल सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिया जाए। ये भी माननीय सरकार से मेरा आग्रह है। माननीय वित्त मंत्री जी से और संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरा आग्रह है। माननीय सभापति जी, मेरा ये भी आग्रह है कि जिस तरह से निमाड़ में कपास खूब होता है, लगभग 10,000 रुपए पर 10,000 रुपए पर क्विंटल पे उसकी खरीदी होना चाहिए। गेहूं भी लगभग 3,000 रुपए पर क्विंटल पे खरीदी होना चाहिए। ऐसे ही जो मक्का और चना है, इनका भी समर्थन मूल्य, जिन फसलों का, किसानों की फसलों का नहीं है, उनका भी समर्थन मूल्य तय हो जाना चाहिए और सब्जियों का भी समर्थन मूल्य तय हो जाना चाहिए, जिससे कि खेती को हम लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं। नहीं तो ऐसा खेती लाभ का धंधा नहीं बन पाएगी और खेती से लोगों का मोह भंग होगा। कृपया समाप्त मैं कहना चाहता हूं कि जिन जैसा माननीय सभापति जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा एक्ट की बात की थी, मेरा ये आरोप है, मैं उस वर्ग से भी आता हूं, ट्राइबल एरिया से मैं आता हूं, मेरा आरोप है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से पैसा एक्ट जो लागू किया था, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने उसको पूरा तोड़ मरोड़ के उसके हाथ पैर पूरी तरह से बांध दिए हैं। जो अधिकार पैसा एक्ट में हम लोगों को जो मिलना चाहिए था, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के लोगों को 20-21 जिले के जो लोग हैं, 89 ब्लॉक में और उसके बाद प्रदेश के अन्य जगह भी जो लोग हैं, पैसा एक्ट का लाभ जो मिलना चाहिए, उसको भाजपा की सरकार ने पूरी तरह से तहस नहस और खत्म कर दिया है। कहने की बात केवल जो बच गई है, तो जज करें उसको लागू करना चाहिए। माननीय सभापति जी, एक आध पॉइंट मेरा और है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली की जो बात करते थे, कल ही आपका जो जवाब आया है, माननीय गृह मंत्री जी का जो जवाब आया है, सबकी आंखें खुल गई है कि अपराधों की संख्या और बढ़ गई है। चाहे वो महिलाओं के साथ हो, लूट हो, डकैतियां हो, हत्या के प्रयास हो, उसमें और बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो आदरणीय गोविंद सिंह जी ने, जो नेता प्रतिपक्ष ने जो बात पुलिस कमिश्नर प्रणाली पे जो कही थी, उसमें मेरा भी मानना है कि आप इसमें कसावट करें, मध्य प्रदेश की जनता की हितों की रक्षा करें, उनकी जो हिफाजत करें, और बजट जिन क्षेत्रों में, जिन व्यक्तियों के लिए, जिस क्षेत्र में, जिसके लिए जो बनाया गया है, वहां खर्च हो। मैंने ये देखा है कि हमारे क्षेत्र में जो बजट केवल किताबों के आंकड़ों के माया जाल के रूप में जो होता है, आंकड़ों की एक बाजीगिरी होती है। लेकिन मैंने जो देखा है, दूर दराज का जो एरिया है, ट्राइबल एरिया है, रिमोट एरिया है, इंटीरियर एरिया है, वहां पर उन वर्गों पर, उन क्षेत्रों पे वो नहीं खर्च होता है। इसलिए कृपया करके आप बजट को खर्च वहां करें। दूसरा, जो जितना मैंने आपकी संज्ञान में पॉइंट्स और बिंदु जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो दिए हैं, अन्यथा आप तो उस बात के बागी हो गए कि अगर कोई विधायक या कोई बात अगर रखते हैं, तो आप अभी धीरे धीरे लोकतंत्र और संविधान और बनी बनाई संस्थाओं की तो हत्या आप लोग करने ही लग गए। लेकिन जो विधायक, इस सदन का विधायक भी अगर अपनी कोई बात कहता है, मध्य प्रदेश की जनता की बात कहता है, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की बात अधिकार पूर्वक रखते हैं, तो आप उनको निलंबित भी करने लग गए। तो माननीय, जब आप जो बोले, आपने जो बजट जो बनाया है और आंकड़ों के मायाजाल के रूप में जो रचा हुआ है, मैंने स्पष्ट आपको
दस्तावेज सहित, मद सहित मैंने आपको जो बताया है, और सदन के विधायक जो बात उठाते हैं उनके भी उनके प्रश्नों सहित मैंने उल्लेख किया है। तो जब आप बोले तो हमारी इस बात को स्पष्ट करें और मध्य प्रदेश की जनता को ऐसा लगे कि उनके साथ न्याय हो रहा है, हम अन्याय नहीं होने देंगे और प्रदेश की जनता के लिए हम बात को हम रखेंगे। आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।